तो स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सब? स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो देखिए, हमने कल की क्लास में पढ़ा था प्रस्तावना के बारे में, और प्रस्तावना के जो मतलब मुख्य शब्द है उनके बारे में, और कर्म के अनुसार भी मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, प्रस्तावना में क्या लिखा वो भी बताया था, और हमने कुछ जो है आर्टिकल भी डिस्कस किए थे। आज हम उसी के आगे बात करेंगे। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा है कि ये थ्योरी के ऊपर बेस्ड है क्लास। ठीक है, तो आप पेन और कॉपी लेके अवश्य बैठे ताकि आप नोट्स बना सके। क्योंकि अगर हम थ्योरी वाइज पढ़ते हैं ना, तो नोट्स बनाना बेहतर है, ताकि एग्जाम जब नज़दीक आए तो हम अपनी नोट्स रिवीजन के लिए उसे रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम अपनी जो है अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले कल बताया था, वापस एक बार दोहरा देता हूँ प्रस्तावना के बारे में, कि प्रस्तावना शुरू होती है और वो होती है हम भारत के लोग से। कहाँ से होती है? हम भारत के लोग। और इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के पास है। ठीक है, मैंने आप लोगों को उनके शब्द के बारे में बताया था, जो प्रस्तावना के मुख्य शब्द है। कर्म के अनुसार अगर हम बात करें तो देखिए, एक शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। अर्थात ऐसा नहीं है कि भारत जो है अंदर के फैसले तो खुद ले रहा है, लेकिन भारत के जो बाहरी फैसले देश विदेश वाले वो कोई और ले रहा है, नहीं, वो दोनों भारत सरकार स्वयं लेती है। ठीक है, एक शब्द आता है समाजवादी। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सोशलिस्ट। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि भारत का लक्ष्य लोकतांत्रिक जो समाजवाद का है, अर्थात कि जहाँ गरीबी और अवसर की जो असमानता है उनको खत्म करना है। ठीक है, फिर तीसरा शब्द आता है सेक्युलर, अर्थात कि पंथनिरपेक्ष। इसका मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान प्राप्त है। ठीक है, चौथा शब्द आता है, एक आता है लोकतंत्रात्मक, जिसका मतलब होता है डेमोक्रेटिक। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि जनता का शासन। क्या होता है? जनता का शासन। फिर अपना एक शब्द आता है जो है गणराज्य, अर्थात कि रिपब्लिक, जिसका मतलब होता है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, अर्थात कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे द्रौपदी मुर्मू है तो आने वाले समय में जो है द्रौपदी मुर्मू के परिवार से कोई बनेगा, नहीं, बल्कि वो चुना जाता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी जो अपने न्याय कितने प्रकार के, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, जो प्रस्तावना हमें मतलब कि क्या देने का वादा करती है, मैंने आपको वो बताया था, और संख्या भी बताई थी मैंने आपको कितने हैं टोटल। ठीक है, एक बार वापस दोहरा रहा हूँ, ध्यान रखना, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि इस प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है। तो ध्यान रखना, न्याय 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 ही न्याय है, एक सामाजिक है, एक आर्थिक है और एक राजनीतिक है। 5 प्रकार की इसमें स्वतंत्रता दी गई है, आपको छूट है, स्वतंत्रता है, आप आजाद हो। ठीक है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की है। ठीक है, ये स्वतंत्रता है। अगर हम 2 प्रकार की इसमें जो है जो समता दी गई है, एक प्रतिष्ठा और दूसरी अवसर की समता। इसमें एक शब्द दिया गया है प्रस्तावना में, वो है बंधुता। क्या नाम है? बंधुता। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली। अगर हम ऐसा बोलते हैं ना कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता हमेशा भारत की बनाए रखेंगे, तो वही शब्द है बंधुता। फिर मैंने आपको बताया था एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर। ये आपको याद रखना है, प्रस्तावना में आज तक केवल एक बार बदलाव हुआ है, जो कि इंदिरा गांधी के समय हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके अंदर 3 जो है शब्द जोड़े गए थे, मैंने बताया था आपको, एक समाजवादी, एक पंथनिरपेक्ष और एक अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, फिर मैंने आपको कल के बारे में बताया था कि अपने राजस्थान से ज़्यादातर सवाल जो आते हैं वो कुछ से जो है मामला से आते हैं, जैसे कि एक हो गया बेरूबाड़ी संघ हो गया, एक केशवानंद भारती, ये 2 तो आपको महत्वपूर्ण याद रखनी होंगी। ठीक है, बेरूबाड़ी केस मैंने आपको बताया था 1960 में आया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही बात पलट दी 1973 के अंदर, 10 साल बाद, जब केस आया केशवानंद भारती मामला। याद रखना, 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया 1973, 10 साल बाद।
ठीक है, 13 साल हो गए, 10 साल क्या, 1960 1973, 13 साल। 13वें साल में वापस उन्होंने जो अपना फैसला पलट दिया केस वाले भारतीय मामला के अंदर, और ये भारत का सबसे बड़ा केस था जिसके अंदर 13 तो जज थे, और कोर्ट ने अपना जो फैसला बदला और कहा कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का अभिन्न अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों के बारे में जिन्होंने जो प्रस्तावना को क्या क्या कहा था, जैसे कि हमने बात की थी के एम मुंशी के बारे में। मैंने आपको बताया था कल के एम मुंशी ने जो है प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्रिका है, क्या कहा है, राजनीतिक जन्म पत्रिका, अर्थात इंग्लिश में बोले तो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया था आपको एक शख्स है जिनका नाम है N.A. पालकीवाला। क्या बोला था, N.A. पालकीवाला, जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। और एग्जामिनर ने कई बार पूछा है कि संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, तो वो शख्स है आपके N.A. पालकीवाला। फिर मैंने आपको बताया था ठाकुरदास भार्गव के बारे में। इन्होंने क्या है, संविधान की जो है, इन्होंने जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और आभूषण कहा था, लेकिन जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत, संवैधानिक, ये अलग बात है, ध्यान रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत, इस आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, एक तो वो आत्मा है जो आर्टिकल 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि किसने कहा था, अंबेडकर साहब ने कहा था, लेकिन ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, आत्मा और आभूषण कहा। फिर मैंने आपको एक तारीख बताई थी कि प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तारीख दी गई है 26 नवंबर 1949। कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो है प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तारीख क्या है, तो ध्यान रखना वो तारीख है 26 नवंबर 1949, याद रहेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ भाग के बारे, एक जो अपना पहला भाग है उसमें संविधान का जो भाग फर्स्ट है उसके बारे में बताया था आपको, और आर्टिकल बताए थे आपको 1 से 4। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ तो आपके पिछली क्लास वाला पूरा रिवीजन आपके माइंड में आ जाए। देखिए, हम जब ये भाग पढ़ते हैं ना एक वाला, तो इस ये भाग में भारत के भूगोल के बारे में बताएगा। भूगोल कैसा होगा, भूगोल का मतलब ये है कि इसमें कितने राज्य होंगे, और मान लो अगर कोई नया राज्य जुड़ा है, जैसे मान लो मैंने बताया था कि राजस्थान से अगर कोई मरु प्रदेश बनाए, मध्य प्रदेश हम कोई दूसरा प्रदेश बना ले, तो उसका इसमें तरीका दिया गया, और उसका तरीका क्या होगा ये बताया गया है, कौन बना सकता है उसकी पावर दी गई है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, मैंने आपको बताया था कि भाग 1 के अंदर केवल 4 आर्टिकल है, 1 से 4, बिल्कुल आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाग पहले में तो। ठीक है, फर्स्ट में क्या कहा गया, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, अनुच्छेद 1 में साफ लिखा गया है भारत जो है अर्थात राज्यों का संघ है, लेकिन इसमें एक शब्द है यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अर्थात कि राज्यों का संघ होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जो है फेडरेशन का शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि यूनियन का शब्द का जो है उपयोग किया गया है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि अगर फेडरेशन का इसके अंदर उपयोग नहीं है तो फिर यूनियन का कैसे, जबकि हिंदी में इसको बोला जाता है राज्यों का संघ, तो ध्यान रखिए इसका प्रयोग इसलिए हुआ है, इसका मतलब होता है कि भारत के जो राज्य है वो भारत से अलग होने का अधिकार नहीं उनके ऊपर। अगर मान लो राजस्थान भारत से अलग होना चाहे तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि राजस्थान के पास ये अधिकार नहीं है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमारा जो संघ है प्रशासनिक सुविधा के लिए बना है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। क्या कहा था, हमारा संघ प्रशासनिक सुविधा के लिए बना है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। फिर मैंने आपको आर्टिकल 2 के बारे में बताया था, आर्टिकल 1 में इतना ही है, आर्टिकल 2 में बताया था आपको नए राज्यों का प्रवेश। अगर मान लो भारत के कोई बाहर का कोई हिस्सा जो कि भारत में शामिल होना चाहता है, जैसे मैंने आपको बताया था 1975 के अंदर सिक्किम हुआ था शामिल। ठीक है, तो संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करती है। कौन करती है, संसद। ये पावर किसके पास में, संसद के पास में, और वो अनुच्छेद आर्टिकल 2 का प्रयोग करती है। और मान लो अगर कोई विदेशी क्षेत्रों को भारत का हिस्सा बनने की शक्ति भी देता है इसे। ठीक है, तो आर्टिकल 2 समझ में आ गया। तीसरे में कुछ नहीं, तीसरे में राज्यों का पुनर्गठन है। ठीक है, इंटरनल चेंजेस अंदर वाले। ठीक है, मतलब कि अनुच्छेद जो है सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि इसके तहत संसद किसी भी राज्य की एक तो सीमा बदल सकती है, नाम बदल सकती है, और एक राज्य को तोड़कर दूसरा राज्य भी बना सकती है। जैसे मैंने बताया था आपको 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश को अलग करके तेलंगाना बना था। लेकिन ध्यान रखना इसमें एक शर्त है
कि ऐसा करने से पहले एक तो राष्ट्रपति की जो है सिफारिश जरूरी है। एक जो मैंने कभी कभी पूछ लेता है, आर्टिकल 2 का प्रयोग करके संसद जो है कानून बनाती है, इसमें किस किस की जो है जरूरत है सिफारिश की। तो ध्यान रखना, इसमें एक तो राष्ट्रपति की सिफारिश बिल्कुल जरूरत है, लेकिन इसमें संबंधित जो राज्य की विधानसभा है, जो राज्य की विधानसभा है, उसको केवल राय देने के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है। ध्यान रखना, अगली बात महत्वपूर्ण है, उसको केवल राय देने के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है, पर संसद उनकी राय मानने को बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि संसद को माननी पड़ेगी, नहीं, संसद नहीं मान सकती, ठीक है, क्योंकि पावर भी तो संसद के पास है ना, और संसद में हम जो लोग हैं उनको हम ही ने भेजा है, तो फिर संसद के पास में ये बिल्कुल पावर है, इसलिए कहते हैं जनता की शक्ति। फिर मैंने आपको अनुच्छेद 4 के बारे में बताया था, भाग 1 का अंतिम अनुच्छेद है 4, आर्टिकल 4। अब देखिए, इसमें सीधा सीधा लिखा है कि 2 और 3, आर्टिकल जो 2 और 3 है उसके तहत जो बदलाव किए गए हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों? हम पढ़ते हैं बार बार कि 368 के तहत संविधान संशोधन होता है, ठीक है, लेकिन जो 2 और 3 में बदलाव होंगे ना, वो 368 के तहत जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। यानी आप सीधा से समझो कि संसद इसे जो है साधारण बहुमत से कर सकती है। अंडरस्टैंड? अब देखिए, फिर मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि 1947 और 1956 ये दौर ऐसा था कि जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तो इसमें एक विवाद बहुत चल रहा था। कैसे? एक विवाद इसलिए था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठ रही थी 1947 से 1956 के बीच में। आज़ादी के बाद यही मांग उठी थी कि राज्यों को भाषा के आधार पर बांटो, और इसके लिए मतलब कि 3 बड़ी कमेटियां बनी हैं जो कि हर बार पूछी जाती है एग्जाम में। एक आपकी आती है, यहीं से अपनी क्लास शुरू आज, मैंने कल का पूरा डेटा आपको बताया है, लेकिन आपको फिर एक बार वापस पूरा रिवीजन करवा चुका हूं मैं। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि भाषा के आधार पर जो है पुनर्गठन करने के लिए कि भाषा के आधार पर राज्य बने, ठीक है। जैसे मान लो राजस्थानी है तो हम मान लो राजस्थानी के आधार पर बना सकते हैं, ठीक है, और एमपी गुजरात है गुजराती, इसी के आधार पर, तो भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए इसके तहत जो 3 कमेटियां बनाई गई थी। तो मैं आपको सीधे बताता हूँ, ठीक है, भाषा के आधार पर, ठीक है, इसमें क्या करना है, 3 कमेटियां बनाई गई थी। एक जो कमेटी है वो है एस के धर आयोग। कौन सी है? एस के धर आयोग। ध्यान रखना, ये कमेटी हर बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके एस के धर आयोग आई थी 1948 के थे, 1948 में। और ध्यान रखना, एस के धर आयोग ने क्या कहा था, इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। तो इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनने से क्या कर दिया, मना कर दिया, मतलब कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। उसके बाद में अपनी एक कमेटी आती है, ध्यान रखना, 1948 के तहत इसके धर आयोग बनता है जिसने मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। फिर अपनी एक कमेटी आती है, ध्यान रखना, जिसे हम बोलते जे वी और पी। अब आप बोलोगे ये जेवीपी क्या है, तो देखिए ये भी आती है आपके 1948 में, और इसने भी क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए, ठीक है। जेवीपी मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, और जो है आपके वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 शख्स थे, उन्हीं के नाम पर ये समिति है, ठीक है। तो जेवीपी समिति 1948 में, जवाहरलाल नेहरू, आपके वल्लभ भाई पटेल है और पट्टाभी सीतारमैया है, और इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने से बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन फिर भी आप सभी को पता है, फिर भी 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश बना था। कब बना था? 1953 के अंदर। अब आप बोलोगे सर इन्होंने दोनों ने मना कर दिया, तो 1953 में आंध्र प्रदेश कैसे बना? बिल्कुल पॉइंट है, होना भी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें, आंध्र प्रदेश के अंदर एक शख्स थे जिनका नाम है पोटी श्री मालुलू, ठीक है, पोटी श्री मालुलू। इन्होंने क्या है 56 दिन की भूख हड़ताल की। कितने दिन की? 56 दिन की, और 56वें दिन इनकी क्या हो गई? मौत हो गई। और आप सभी को पता है भूख हड़ताल से इंसान पे सरकार पे जो दबाव बनता है, ठीक है, और उस शख्स की मौत हो जाए ये उससे भी बड़ा विवाद था। तो श्री मालुलू जी की जो है मौत हो गई थी 56 दिन बाद में भूख हड़ताल के कारण। इसलिए भारी दबाव के कारण सरकार ने जो है भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य घोषित किया आंध्र प्रदेश को। कब? 1953 को। याद रहेगी बात, अब तो नहीं भूलोगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में एक अपना आयोग आता है, एक आयोग आता है जिसे हम बोलते हैं जो फजल अली आयोग। कौन सा बोलते हैं? फजल अली आयोग। अब देखिए ये आयोग आया था आपके
क्यों आया था ये आयोग, पहले तो ये जान लीजिए। 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था और जो है सरकार ने आखिर में मतलब अंततः फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। क्या बनाया था? राज्य पुनर्गठन आयोग। एक जो उन्हें पूछता है फजल जो आपके राज्य पुनर्गठन आयोग है वो किसकी अध्यक्षता में बना था, तो किसकी अध्यक्षता में बना था? फजल अली आयोग की अध्यक्षता में बना था। ठीक है, इसके सदस्य याद रखना, एक तो के.एम. पणिकर है और एक हृदयनाथ कुंजरू है। ये दो ही सदस्य आपको महत्वपूर्ण याद रखने। ठीक है, और इसी की सिफारिश पर जो है 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 के तहत। याद रहेगी बात, एक बार वापस सुन लो। जब फजल अली आयोग आया था 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था और फजल अली की आयोग अध्यक्षता में, फजल अली जो है आयोग की अध्यक्षता में ही राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसकी स्थापना की गई थी और इसके सदस्य पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। अब देखिए इसके तहत राज्यों की जो पुरानी श्रेणियां थी ना, जैसे कि ABCD, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि सी श्रेणी का अपने अजमेर मेरवाड़ा है, वैसे तो इसके तहत राज्यों की जो पुरानी श्रेणियां थी ABCD, इसको परमानेंटली खत्म कर दिया गया था। और जो है भारत में उस वक्त जो है 14 राज्य और जो आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश तय किए गए थे, बनाए गए थे। ठीक है, याद रखना 7वां संविधान संशोधन 1956, के.एम. पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू। याद रहेगा फजल अली आयोग की अध्यक्षता में क्या बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग। अब देखिए, अब कुछ चीजें ऐसी है जैसे कि मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे कि 1 नवंबर 1956 में जो इसी दिन अपने राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था, सभी को याद है। और राजस्थान को जो है 20 श्रेणी से हटाकर पूर्ण राज्य घोषित किया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 को। लेकिन अपने सी श्रेणी का एक ही राज्य था जो था अजमेर मेरवाड़ा। 1956 में ही अजमेर मेरवाड़ा जो पहले सी श्रेणी का राज्य था उसको ही राजस्थान में मिला लिया गया था और 26वां जो जिला अपना अजमेर बना था। कब? 1 नवंबर 1956 को। याद रहेगी। अब देखिए हमने अब तक पढ़ा जो आपके भाग फर्स्ट है और उसके आर्टिकल भी पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे आर्टिकल मतलब कि भाग 2 की और उनके आर्टिकल की। और जैसे कि मैंने पहले कहा है, ध्यान रखना आपको है ना नोट्स तो बनाने है ताकि आप एग्जाम के वक्त में सीधे याद कर सको, आपको है ना क्लासेज लेने की जरूरत नहीं पड़े। क्लासेज में क्या ना, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो केवल PYQ पढ़ते हैं और अगर मान लो, अच्छी बात है PYQ गलत नहीं है, लेकिन मान लो जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, प्रश्न 1 है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए। कितने? 4 ऑप्शन दिए गए। आप क्या पढ़ोगे? केवल एक ऑप्शन पढ़ोगे। कौन सा? जो सही वाला है, जो सही वाला। और बिल्कुल सही वाला पढ़ना चाहिए। लेकिन मान लो, लेकिन उन तीनों जो बाकी 3 बचे ना, 1, 2 और 3, उनको भी तो आप डिफाइन करो। वो क्या है? अगर मान लो आयोग के बारे में प्रश्न आ जाए, ठीक है, तो आप एक आयोग को देख लो, उस प्रश्न के अकॉर्डिंग तो राइट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो अगर आपने फजल अली आयोग जो है सिलेक्ट कर लिया, उत्तर सही है, लेकिन 3 ऑप्शन और हैं जिसके अंदर आपको मान लो JVVP आयोग दिया गया है, सारे इसके धर आयोग दिया, उनको भी तो जांचो आप, ये कब आया था, इसमें हुआ क्या था, वो भी अगर आप जांच लो ना तो फिर PYQ ठीक है। लेकिन अगर 100% है PYQ में, आप तो केवल 10 मिनट में खत्म कर दोगे उसको, तो ऐसा नहीं है। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं वापस अपने क्लास की। फिर अपने आता है संविधान का भाग 2। कौन सा आता है? भाग 2। इसमें आर्टिकल दिए गए हैं, ध्यान रखना, 5 से 11। कितने? 5 से 11। और ये आर्टिकल है मतलब नागरिकता के। किसके हैं? नागरिकता के। अब देखिए, अर्थात सिटीजनशिप। पहले इसका मैं आपको जरा परिचय दे देता हूं, नागरिकता, सिटीजनशिप का। भारत में एकल नागरिकता है। कहां से ली गई है? कमेंट करना। भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, जो हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। मतलब आप पे केवल भारत के नागरिक है, जैसे कि राजस्थान का नहीं है। लेकिन क्या है ना, जैसे अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता, अमेरिका के अंदर मान लो राज्य है तो राज्य की अलग नागरिकता और जो आपके देश की भी अलग नागरिकता। लेकिन भारत में केवल एक है, सिंगल सिटीजनशिप, जो हमने कहां से लिया है? ध्यान रखना, ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, भूलना मत, ठीक है। पर भारत की एकता बनाए रखने के लिए हमने क्या चुनी है? एक नागरिकता चुनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5 से 11 आर्टिकल के बारे में। कितने? 5 से 11, जिसमें क्या दी गई है? नागरिकता। देखिए, संविधान की ये जो अनुच्छेद है ना, ये केवल इतना बताते हैं कि जो 26 जनवरी, कितने? 26 जनवरी 1950, जो है आपके 26 जनवरी 1950 है, 26 जनवरी 1950 के समय जो है नागरिक कौन था, बस ये बताता है।
मतलब कि स्थायी कानून बनाने की जो शक्ति है उस वक्त संसद को दी गई थी। इसलिए जो आर्टिकल 5 है ना, उसमें यह कहा गया है कि जो भारत में पैदा हुआ था उस वक्त, मैं उस वक्त की बात हूँ 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, जो भारत में पैदा हुआ था, जिसके माता पिता यहाँ के थे, संविधान लागू होने पर वो भारत के बिल्कुल नागरिक है। और इसमें कोई संदेह नहीं है, जो भारत में पैदा होता है उसके माता पिता यहाँ है, संविधान लागू होने पर भी वही शख्स यहाँ है, तो उसको भारत की नागरिकता बिल्कुल देनी चाहिए, वो परिवार सक्षम है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 6 में बोला गया है कि जो पाकिस्तान से भारत आए थे, आर्टिकल 6 में क्या बोला है, जो पाकिस्तान से भारत आए तो उनको नागरिकता दी गई है। आर्टिकल 7 में सीधी सी बात है, आर्टिकल 7 में थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। जैसे 6 में तो हमने क्या बोला था कि पाकिस्तान से जो भारत आए हैं, लेकिन आर्टिकल 7 के अंदर ये बोला गया है कि जो भारत से पहले पाकिस्तान गए लेकिन बाद में फिर भारत आ गए तो उनको भी नागरिकता हमने यहाँ पे दी है भारत लौटने के बाद। लेकिन याद रखना 8 के अंदर एक चीज दी गई कि भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के नागरिक है उनको, ठीक है, उनको नागरिकता है। लेकिन आर्टिकल 9 आपको महत्वपूर्ण याद रखना है, क्यों? क्योंकि ये चर्चा में हर बार रहता ही है, ठीक है। आर्टिकल 9 सबसे महत्वपूर्ण जो इसलिए है क्योंकि अगर किसी ने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले ली, मान लो आप चाहो कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, आप चले जाओ अमेरिका, वहां जाकर उस देश की नागरिकता ले लो, तो भारत की नागरिकता जो आपकी खुद बेखुद खत्म हो जाएगी। अंडरस्टैंड? अगर किसी ने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की जो है नागरिकता ले ली तो उसकी भारतीय नागरिकता खुद बेखुद अपने आप खत्म हो जाएगी। अंडरस्टैंड? 10वां उतना नहीं कहता, 10वां सीधी सी बात है कि नागरिकता के जो अधिकारों का बना रहना, और कौन बनाएगा, तो जब तक संसद कानून ने बनाए तब तक नागरिकता के अधिकार अपने आप बने रहेंगे, ठीक है। इसमें 11वां जो आर्टिकल है वो इतना बताता है कि संसद को नागरिकता पर जो है कानून बनाने की पूरी शक्ति दी गई। किसको? संसद को। याद रहेगी। तो आर्टिकल 5 से, अब मैंने आपको पूरे बता दिए 5 से 11। लेकिन अब देखिए एक अधिनियम आया था अपने, नागरिकता अधिनियम। कौन सा आया था? नागरिकता अधिनियम, ठीक है। और ये आया था आपके 1955 में। कब आया था? 1955 में। अब देखिए इसके बारे में जरा मैं आपको बता देता हूँ विस्तारपूर्वक। इसके अंदर क्या है, एक तो संसद का जो असली कानून बनता है कैसे, जिससे हमने बात की थी कि अनुच्छेद 11 का प्रयोग करके संसद ने जो है ये कानून बनाया, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, नागरिकता पाने के 5 तरीके, ये कानून बनाया था इसने। नागरिकता पाने के कितने? 5 तरीके। 5 तरीके, 5 तरीके आसान है। जैसे एक तो जन्म, ये ध्यान रखना, नागरिकता पाने का अलग है, नागरिकता खत्म होने का अलग है। तो नागरिकता पाने के आपके पास में केवल 5 ही तरीके। एक तो आप बाय बर्थ, अर्थात कि भारत में पैदा होने पर, जन्म से। दूसरा होता है कि वंश के आधार पर, ठीक है, वंश के आधार पर, मतलब भारत के बाहर जन्म होने पर भी अगर माता पिता भारतीय हैं तो आपको नागरिकता बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि आपका वंश जो है यही क्या है, भारत का है। अंडरस्टैंड? तीसरा होता है कि पंजीकरण, बाई रजिस्ट्रेशन, आवेदन करके जो है कम से कम जो है, लेकिन इसमें एक नियम दिया गया है कि कम से कम आपको 7 साल के बाद, 7 साल में जो है भारत में रहना जरूरी है, ठीक है। तो तीसरा हो गया। एक चौथा आता है प्राकृतिक रूप से, एक होता है प्राकृतिक रूप से। अब प्राकृतिक कैसे? मान लो कोई विदेशी जो है लंबे समय, अर्थात कि मान लो भारत 12 वर्ष से भारत में रह रहा हो, 12 साल से भारत में रह रहा हो, तो उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। 5वां याद रखना, 5वां होता है क्षेत्र समाविष्टि, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर जो है भारत किसी नए इलाके को जीत रहे, जैसे कि हमने जीता था सिक्किम को जीता था, और जो आपकी पुडुचेरी उसको भी जीता था, तो वहां के लोग जो खुद भी खुद भारतीय होगी। ऐसा नहीं है कि, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ सीधा, इसमें आसान समझ जाओगे। क्यों? चीज ऐसी है ना, कहते हैं ना, टेढ़ा शब्द इंसान को यूं याद दिला देता है। मान लो अगर हम पाकिस्तान पे कब्जा कर लें, पाकिस्तान को जीत ले, तो पाकिस्तान के जो सारे नागरिक है वो ऑटोमेटिकली भारतीय नागरिक बन जाएंगे। ऐसा नहीं है उनको जो है प्राकृतिक रूप से 7 साल में रहना पड़ेगा, 12 साल में रहना पड़ेगा, वंश के आधार पर होगा जन्म, नहीं। इसमें सीधा नियम लागू है, अगर हमने जीत लिया पाकिस्तान को तो पाकिस्तान के टोटल नागरिक जो है भारतीय नागरिक हो जाएंगे खुद भी खुद। इसमें कोई संदेह नहीं है, याद रहेगा। लेकिन इसके अंदर आप 5 याद रख सकते हो, जन्म, वंश, पंजीकरण। जैसे कि मैंने आपको 5वां है वो सीधा सा बता दिया, जैसे हमने सिक्किम को भी जीता ही था, पुडुचेरी को जीता था, तो उस हिसाब से ये इस तरीके से समझ में आ गई बात। तो 5 याद रहेंगे, जन्म, वंश, पंजीकरण, और एक होता प्राकृतिक, और एक होता आपके क्षेत्र समाविष्टि। क्षेत्र समाविष्टि मतलब कि हम कोई जीत ले इलाका, ठीक है। पाकिस्तान का उदाहरण सबसे बेस्ट है, तो हो गया। अब बात करते हैं हम कि नागरिकता खत्म कैसे होगी। फिर हम मान लो नागरिकता तो ले ली है, 5 प्रकार से ले रहे हैं हम नागरिकता, लेकिन नागरिकता खत्म भी तो होती होगी ना। बिल्कुल होती है। कैसे होती है? तो एक तो होता है त्याग कर देना, छोड़ देना, मतलब कि अपने आप ही छोड़ दो, खुद छोड़ दो कि हमें नहीं चाहिए भारत की नागरिकता, तो खुद से छोड़ दो। एक तो वो त्याग ही है।
दूसरा होता है एक समाप्ति। समाप्ति कैसे? मान लो अगर आप गए अमेरिका, आपने वहाँ की ले ली नागरिकता, या मान लो आप ब्रिटेन चले गए, इंग्लैंड, कहीं जहाँ आपकी इच्छा वहाँ चले गए, रूस चले गए और आपने वहाँ की नागरिकता ले ली। दूसरे देश की नागरिकता लेने पर आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। एक होता है वंचित करना। वंचित कैसे? मान लो अगर गलत तरीके से नागरिकता ली हो आपने, और अगर आप गलत तरीके से नागरिकता लोगे अर्थात कि संविधान का अनादर हो जाएगा और इसके आधार पर आपको जो नागरिकता से वंचित रखा जाएगा। अंडरस्टैंड? फिर देखिए अपने एक अभी 2019 का एक मुद्दा था, जो एक नागरिकता संशोधन वाला अधिनियम, ठीक है। उसके ऊपर मैं तो आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। इसमें ये कानून जो है ना 3 देशों में था। कैसे? पाकिस्तान, एक तो आपके पाकिस्तान, एक था आपके बांग्लादेश और एक आपके अफगानिस्तान, 3 देश है। इसके अंदर क्या है ना 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जैसे कि हिंदू हो गया, बुद्ध है, जैन है, सिख है, पारसी है, ईसाई है, ठीक है। इनको नागरिकता देने के लिए 31 दिसंबर 2014 से पहले आए जो भारतीय आए थे उनको नागरिकता दी गई थी, ठीक है। इसको छोड़िए आप, करंट का मुद्दा मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा, लेकिन अभी मैं समझ गया। अभी आप सीधे सीधे चलिए, ठीक है, लिंक बाय लिंक, ठीक है, फ्लो में चलते हैं। अब देखिए मैं आपको सीधा और बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक और तरीका बताता हूँ। मान लो जैसे कि अपने राजस्थान का मुद्दा लेते हैं, ठीक है। राजस्थान के अंदर जोधपुर और बाड़मेर है और ये जिले जो है पाकिस्तान से समीप में है। तो मान लो अगर वहाँ से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की प्रक्रिया करे, ठीक है, और जो कि अक्सर चर्चा में भी रहती है, तो इसी जो है इसे अगर हम उनको मान लो अधिकार दे तो ये एक्ट होगा 1955 का एक्ट, ठीक है। और उसी के तहत आपकी ये चलती है, 2019 का जो कानून है वो चलता है। फिर इसको मैं बोल रहा हूँ एक बार छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आएगा, आगे में हम इसके करंट के मुद्दे पूरे लेके चलेंगे। लेकिन 5 से 11 आर्टिकल आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, आगे होंगे। लेकिन अब देखिए फिर अपने एक भाग आता है, भाग 3। भाग कौन सा आता है? फिर अपना एक भाग आता है 3, भाग आता है 3, जिसमें हम बोलते हैं मूल अधिकार। कौन से बोलते हैं? मूल अधिकार, ठीक है। कौन सा भाग आता है? भाग आता है 3, जिसे हम बोलते हैं मूल अधिकार। ये आपको याद रखने। इसके एक्ट आते हैं आपके 12 से 35, 12 से 35 तक। अब देखिए इसमें पहले आप बेसिक इसका जो है कंसेप्ट समझिए, इसका परिचय समझिए। पहली बात, ठीक है। मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार हक है। क्या हक? मतलब कि किसी भी इंसान के जो है विकास के लिए ये जरूरी है मूल अधिकार, ठीक है। अगर हम इसके सोर्स अर्थात कि स्रोत की बात करें तो ये हमने कहाँ से लिए हैं? मैंने बताया था, वापस कमेंट करो। आप कर दिया कमेंट? अब सुनो, मूल अधिकार हमने लिए अमेरिका के संविधान से, और अमेरिका में इसको बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स, वहां से लिए इसको, बिल ऑफ राइट्स से लिए। अब देखिए इसे जो है जो मूल अधिकार आपके, इसको जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, ठीक है। क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब सर आप पूछो कि ये मैग्ना कार्टा और कहाँ कहा जाता है? ये अपने देश में था नहीं मैग्ना कार्टा। तो देखिए भाग 3 को जो है, भाग 3 इसको क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लेकिन मैग्ना कार्टा का मतलब है अधिकारों का वह चार्टर, अधिकारों का पत्र हो गया, ऐसे समझो आप। अधिकारों का क्या हो गया? पत्र हो गया, ठीक है। जैसे कि पत्र हो गया, ठीक है, ठीक है, पत्र हो गया, ठीक है। अब ये पत्र क्या भारत में था? नहीं, ये लगभग 1215 या 1216 के आसपास में, 1215 ईस्वी या 1216, इस वक्त जो इंग्लैंड के जो राजा थे ना, उन्होंने अपनी प्रजा को ये दिया था मैग्ना कार्टा, मूल अधिकार दिए थे। कहने का तात्पर्य ये, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा वहाँ का था, कहाँ का? याद रखना, इंग्लैंड के राजा ने अपनी प्रजा को दिया था समथिंग 1215 में, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं भाग 3 को? भारत का मैग्ना कार्टा बोलते। अब देखिए अब हम बात करते हैं इसकी प्रकृति की। एक जो मैंने पूछता है कि जो भाग 3 है मूल अधिकार वाला, इसकी प्रकृति कैसी है? प्रकृति का मतलब होता है कि ये वाद योग्य है या नहीं है, ये वाद योग्य है या नहीं है। तो देखिए इसका सीधा सा मतलब है यह अधिकार वाद योग्य है। क्या ये वाद योग्य है? ध्यान रखना, ये क्या है? वाद योग्य, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्या ये वाद योग्य? इसका मतलब समझिए, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर कोई आपके मूल अधिकार छीनता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? अगर आपके मूल अधिकार कोई छीनता है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत। याद रहेगा?
आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन अगर मान लो आपको राज्य छीन रहा तो आप राज्य में जाना चाहो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट। और आप हाई कोर्ट आर्टिकल के तहत जा सकते हो 226। वापस सुन लो एक बार। इसका मतलब है अगर कोई आपके मूल अधिकार छीनता है, मूल अधिकार का आपका हनन हो रहा है, ठीक है, तो आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और वहां का दरवाजा खटखटा सकते हो, ठीक है। और अगर आप राज्य में जा रहे हो तो आर्टिकल 226 के तहत आप राज्य में शिकायत कर सकते हो अगर आपके मूल अधिकार छीनते हैं तो। समझ में आ गई बात? क्या बताया था मैंने? 12 से 35। लेकिन अब मैं आपको इसकी थोड़ी परिभाषा बता देता हूँ आर्टिकल 12 की। कौन से आर्टिकल की? जो आपके आर्टिकल है 12 की, इसकी जरा आप परिभाषा देखिए। आर्टिकल 12 के अंदर एक परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा। किसकी दी गई है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा कैसे? इसमें राज्य के बारे में बताया गया। कैसे बताया वो सुनो, ठीक है। आर्टिकल जो है इस अनुच्छेद आर्टिकल जो 12 है वो बताता है कि जहाँ राज्य का मतलब सिर्फ जो है सरकार नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। जैसे कि मान लो भारत सरकार, संसद, आप पूरे नाम सुनना है एक बार के लिए। भारत सरकार होगी, भारत सरकार में संसद है, राज्य सरकारें है, विधानमंडल भी है, और कहे तो आपके स्थानीय जो संस्थाएं हैं, जैसे कि स्थानीय संस्थाएं मतलब कि जैसे नगर पालिका हो गई, पंचायत हो गई, इससे इसमें कुछ जो है वैधानिक संस्थाएं भी है। जैसे अगर हम बात करें जैसे LIC हो गई, गेल हो गई, ऐसी कुछ संस्थाएं भी है। तो ये जितने भी हैं इनमें से कोई भी, जितने मैंने अभी नाम लिए, भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, मैंने LIC का, गेल का, नगर पालिका, पंचायत, जितने भी नाम लिए, ये कोई भी आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता आर्टिकल 12 के तहत। ये इसमें क्या दी गई है? राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है ना। इसको डिफाइन किया गया है, डिफाइन ऑफ स्टेट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं राज्य की परिभाषा इसमें दी गई है 12 में। समझ में आ गई? फिर एक आर्टिकल आता है अपने 13। कौन सा आर्टिकल आता है अपने? 13 में क्या कहा गया? इसमें बोला गया है मूल अधिकारों की सुरक्षा के बारे में बोला गया है। तो सुरक्षा कौन कर सकता है? आप ही सोच लो। सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली बात है। तो ध्यान रखना आर्टिकल जो 13 है वो आपके सुप्रीम कोर्ट को जो है वॉच डॉग बनाता है। क्या बनाता है? वॉच डॉग। किसको? सुप्रीम कोर्ट को वॉच डॉग अर्थात की रक्षक। वॉच डॉग अर्थात की रक्षक बनाता है सुप्रीम कोर्ट का। क्या बनाता है? मूल अधिकारों का रक्षक बनाता है। कैसे बनाता है? अगर मान लेते हैं कि यदि संसद कोई ऐसा कानून बना दे जिसमें आपके या हमारे जो है मूल अधिकारों को कम करता है या मूल अधिकारों को खत्म ही कर देता है, जो हमारे मूल अधिकारों को कम करता है या खत्म करता है, तो ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट उस कानून को शून्य अर्थात की जीरो अर्थात की वॉइड घोषित कर सकती है। ध्यान रखना, जीरो घोषित कर सकती है उस कानून को, और इसे ही हम बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। अंडरस्टैंड? तो मूल अधिकारी की सुरक्षा हो गया आर्टिकल 13 के तहत। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? अपनी रक्षा करता है। फिर एक आर्टिकल आता है अपने, पहले इसका आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं, ध्यान सुनिए। इसमें जो है क्लासिफिकेशन किया गया अधिकारों का वर्गीकरण। जैसे मान लीजिए, मैं आपको सीधे बताता हूँ कि मूल रूप से जो हमारा संविधान है ना, मूल रूप से जरा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अर्थात कि जो अपना मूल संविधान है, इसमें क्या है ना, इसमें जो है 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। कितने थे? 7 प्रकार के। क्या थे? 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। समझ आ गई? लेकिन अगर हमें वर्तमान पूछ ले, वर्तमान में कितने, तो ध्यान रखना वर्तमान में अपने पास में 6। कितने? मूल में कितने? 7, वर्तमान में कितने? 6। फिर एक कहाँ गया? तो ध्यान रखने, इसके तहत क्या हुआ था ना, एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था? इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था? 44वां, ठीक है। 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। याद रखना, 44वां संविधान संशोधन 1978, जो अपने 7 मूल अधिकार है, उसके बाद में अपने 6 रह गए। तो वो एक कहाँ चला गया? तो देखिए, वो एक जो है मूल अधिकार से तो हट गया, लेकिन उसे कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। वो एक था क्या? वो एक था आपके संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। इसे अब क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार, कानूनी, ठीक है। अभी ये कौन से आर्टिकल में, ये भी पूछ रहे तो आप याद रखना 300A के तहत है ये, याद रहेगा। अब एक बार वापस बता देता हूं,
मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 6 है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार में बना दिया गया। ठीक है, तो अभी मूल अधिकार कितने? फिर अभी जो मूल अधिकार है वो कौन से? 6 मूल अधिकार कौन से? तो देखिए मैं आपको जरा डिफाइन करके 6 मूल अधिकार बता देता हूं, और याद होनी जरूरी है ये। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर अभी एग्जामिनर क्या ना स्टेटमेंट वाला सवाल पूछता ना, तो उसमें पूछ लेता है कि इसमें कौन सा क्या क्या है, और फिर आपको याद भी रखना पड़ता है कि 14 से 18 में क्या है, 18 से 22 में क्या है, ऐसे 23 में क्या है, 24 में क्या है। इसलिए मैं हर क्लास में कहता हूँ कि संविधान जो है ना वो मेरे हिसाब से स्कूल में पढ़ाना चाहिए, ताकि कम से कम 10वीं 12वीं में याद तो हो जाइए आर्टिकल वगैरह सब कुछ है। अब हम आते पढ़ते कम्पिटिटिव एग्जाम के वक्त, उससे पहले तो पढ़ते बिल्कुल है नहीं संविधान, उससे पहले उतना कहाँ पढ़ा जाता है। इसलिए अगर पहले पढ़ ले तो बढ़िया है ना, क्योंकि कॉलेज में उतनी पढ़ाई होती नहीं है। अब हम बात करते 6 मूल अधिकार की। कितने? 6 जो अपने मूल अधिकार है उनकी। 6 मूल अधिकार की देखिए, एक अपना मूल अधिकार आता है समानता का अधिकार। एक क्या अपना? समानता। ठीक है, अब देखिए समानता की बात करें, उसके बाद में एक आता है अपने स्वतंत्रता। एक क्या है? समानता। एक क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है, फिर एक अपना आता है जो आपके शोषण के विरुद्ध। कौन सा आता है? शोषण के विरुद्ध। ठीक है, अब देखिए ये तो वे 3, लेकिन इनमें आर्टिकल सुनिए आप पहले। एक अपने मूल अधिकार है जिसको हम क्या बोलते हैं? राइट टू इक्वलिटी। एक एक समझना आपको, क्या बोलते हैं इसको? राइट टू इक्वलिटी। इसमें आपके आर्टिकल आते हैं 14 से 18। कितने आर्टिकल आते हैं? 14 से 18, मतलब कि 4 आर्टिकल इसमें आते हैं। फिर हम बात करें स्वतंत्रता, जो कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार देती है, राइट टू फ्रीडम देती है। ठीक है, वो आर्टिकल आते हैं आपके 19 से 22। 19 से 22। फिर एक अपने आर्टिकल आता है, मतलब कि आर्टिकल क्या? एक आता है कि शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात कि राइट टू अगेंस्ट। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह आर्टिकल केवल 2 में ही है। कैसे? 22 हो गया, 23 और 24 में। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें कि 24 के बाद में, तो याद रखना उसके बाद में हमें देता है धर्म, अर्थात कि धार्मिक, धार्मिक जो आपकी स्वतंत्रता देता है। ठीक है, और यह देता है आपके केवल 25 से 28। 24 पढ़ लिया, 25 और 28। ठीक है, अब देखिए याद कैसे होंगे? याद तो आपको करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। ये कितने हुए? ये 28 हुए, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? 12 से 35 तक अपने जो आर्टिकल है टोटल। ठीक है, भाग 2 के अंदर। लेकिन अब याद आपको करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ज्यादातर यहाँ से सवाल जो है पूछता है, ज्यादातर यहाँ से सवाल पूछता है मूल अधिकारों से। तो 12 से 35 आपको जो आर्टिकल है ना याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर यही ये 4 ही दे देगा ऑप्शन, ये चारों के चारों। इनमें से सही कौन सा? इनमें से आर्टिकल बिगाड़ देगा वो केवल। मान लो 19 की जगह वो यहाँ पे 17 लिख दे। ठीक है, और 23 की जगह वो कुछ भी लिख सकता है, 25 की जगह कुछ लिख दे। इनमें से एक कुछ गड़बड़ दे देगा पूरा, और सेटलमेंट आपको यही दे देगा स्टेटमेंट। ठीक है, सेटलमेंट करके भी पर्सन बना सकता है वो। ठीक है, और स्टेटमेंट आपको मान लो ये दे दे, फिर तो एग्जामिनर जो है वो कुछ भी पूछ सकता है। याद आपको करने। फिर देखिए 4 हो गए। उसके बाद में अपने एक और आता है जो कि आपके जो संस्कृति और जो आपकी शिक्षा संबंधी उनके बारे में। जैसे 5 में अगर बात करें तो एक तो हो गई आपकी शिक्षा, एक हो गई आपकी संस्कृति। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जैसे कि एक होता है आपके ठीक, उसके बाद में आता है एक संवैधानिक। ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, ये भी याद आ जाएगा। अब ध्यान रखिए, जो शिक्षा और जो संस्कृति है उसका अधिकार अगर हम बात करें तो वो आर्टिकल है आपके 29 में। कहाँ पे? 29 के अंदर। तो 29 और 30 के अंदर है ये। ठीक है, अब देखिए, लेकिन अगर हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार बात करें ना, मैंने आपको अभी बताया था पहले, अम्बेडकर ने क्या कहा है? इसे आत्मा का है। संविधान की क्या कहा है? आत्मा का है। वो आर्टिकल कौन सा? आपके 32 के अंदर है। संविधान की क्या है? ये आत्मा। किसने कहा है? बी आर
अम्बेडकर ने। ठीक है, अब एक बार वापस सुनिए, इन्हें ध्यान से सुनिए, मैं आपको पूरे डिफाइन करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना, समानता 14 से 18 है। कौन से है? 14 से 18। स्वतंत्रता 18 के बाद क्या? 19 से 22। बस याद रखना, राइट टू फ्रीडम क्या? 19 से 22 है। लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार 3 आर्टिकल में, 19, 20, 21, 22, 4 आर्टिकल में। शोषण के विरुद्ध नहीं, हाँ शोषण के विरुद्ध 3 में, शोषण के विरुद्ध 2 में ही है ना, 23 और 24 में। ठीक है, अब सुनिए, समानता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, और आपके शोषण के विरुद्ध 23, 24। धार्मिक की बात करें तो 25 से 28 है, और संस्कृति और शिक्षा 29, 30, और संवैधानिक याद रखना 32 के 33। अब जरा हम बात करते हैं, एक बार वापस सुनिए, जो आर्टिकल 14 है ना, उसमें कुछ चीजें आ गई है और बहुत जरूरी है। वो 14 बहुत जरूरी आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 चीजें, एक जो पूछता है विधि के समक्ष समानता, समता, बोले तो जो आपकी इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो बात करता है। अब बात करते हैं कि विधि, एग्जामिनर यहां से पूछता है कि विधि के समक्ष जो है समता, वो हमने कहां से लिया है। पहली बात तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, और अभी पहले ऊपर बता के आया हूं मैं, विधि के समक्ष समता। लेकिन ये क्या ना, शब्द थोड़े ना टेढ़े, शब्द थोड़े टेढ़े हैं, लेकिन ये आपको याद करने होंगे। एग्जामिनर पूछेगा कि विधि के समक्ष जो है समता, वो हमने कहां से ली है। इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने कहां से लिया है, तो ये हमने लिया है आपके ब्रिटेन से लिया है। आर्टिकल 14 हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कानून की नजर में जो सब आपके बराबर है, चाहे कोई राजा हो चाहे कोई रंग हो, सब बराबर है। तो आर्टिकल 14 में बस इतना याद रखना आपको, सब बराबर है। सब क्या है? बराबर है। 14 में क्या याद रखना है? बराबर है। लेकिन इसमें एक चीज और दी गई है, इसमें दी गई विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। यह आर्टिकल 14 एक ऐसा है जिसमें मैं 2 बार डिफाइन करा रहा हूं। ठीक है, 14 ऐसा जिसमें 2 बार डिफाइन है। इसमें एक तो चीज ली गई है ब्रिटेन से, कहां से? ब्रिटेन से, और एक चीज ली गई है अमेरिका से। ये 2 चीजें दोनों इसमें आर्टिकल 14 में दोनों चीजें, इसलिए मैंने बोला ना आर्टिकल 14 बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें दोनों बातें महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, जो आर्टिकल 14 है इसमें पूछा है कि विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये कहां से लिया हमने? ब्रिटेन से। और उसका सीधा सा मतलब है कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे राजा हो या रंग हो। लेकिन ध्यान रखना, इसमें एक चीज और की गई है कि विधियों का जो समान संरक्षण, अर्थात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है, ये हमने पहली बात तो लिया कहां से? अमेरिका से लिया। इसका मतलब होता है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ में समान व्यवहार होगा। जैसे कि मान लो, अगर उदाहरण समझे तो बच्चा हो गया, महिलाएं हो गई, उनके विशेष में जो है विशेष कानून बनाना या भेदभाव है जो नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चों को, महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाना और भेदभाव उसे नहीं माना जाएगा। अंडरस्टैंड? दोनों बातें याद रहेगी। उसके बाद मैं अपनी पहले एक बात याद बता देता हूँ आपको कि कुछ आर्टिकल इसमें से ऐसे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे एक हो गया आर्टिकल 15 हो गया, एक आर्टिकल आपके 16 भी है, 19 है, 29 वाला भी है, 30 है, 32 है। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है, क्योंकि ये एग्जामिनर इन्हीं से जो है सवाल बनाता है, अपने प्रश्न बनाता है। ठीक है, अब देखिए हमने बात क्या की? समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी की। ठीक है, अब जरा मैं आपको और जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैं आपको 12 से पहले हम 14 से 18 पढ़ेंगे, लेकिन उससे आपको 15 से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आप सुनिए, 15 से 14 में बता चुका हूँ आपको, 15 सुनिए। 15 में सीधे बात है भेदभाव का निषेध है। 15 में सीधी बात, भेदभाव का निषेध। ध्यान रखना, आर्टिकल 15 ये याद रखना आपको, आर्टिकल 15 इसमें क्या किया है? इसको बोला जाता है समानता का अधिकार, समान। ठीक है, समान। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ में जो है केवल 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब वो 5 आधार सुनिए आप, 5 आधार होते हैं, जैसे कि धर्म हो गया, धर्म के आधार एक राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। कौन सा आर्टिकल कहता है? 15। मूलवंश, उसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। जाति के आधार पर, और एक लिंग के आधार पर। ठीक है, और एक जन्म स्थान। ठीक है, जैसे कि रिलीजन, रेस, रिलीजन हो गया, रिलीजन अर्थात धर्म, मूलवंश जिसे बोलते रेस, और जाति, कास्ट, लिंग, सेक्स, और जन्म स्थान अर्थात कि प्लेस ऑफ बर्थ। इसके आधार पर जो राज्य नहीं कर सकता भेदभाव। अब जरा मैं आपको इसकी गहराई वाली बात समझाता हूं। ठीक है, अब यहां केवल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या है कि इन 5 के अलावा किसी और आधार पर, जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं निवास स्थान या भाषा, तो ध्यान रखना इनके साथ में भेदभाव बिल्कुल किया जा सकता है। भाषा के आधार पर कर सकते हो आप भेदभाव। भाषा मुझे आती है या नहीं आती, भाषा आपको आती है या नहीं आती, किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को संस्कृत नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को राजस्थानी नहीं आती, किसी को मराठी नहीं आती। तो भाषा और निवास स्थान, मेरा निवास स्थान में यहाँ हूँ, आप अपनी जगह हैं, तो निवास स्थान या भाषा के आधार पर भेदभाव बिल्कुल किया जा सकता है। इसका एक जो है अपवाद भी है,
कैसे? वो ऐसे है कि महिलाओं और बच्चों, आर्टिकल 15 याद रखना, ध्यान भूलना मत, महिलाओं और बच्चों, और जैसे सामाजिक जो शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, जैसे एसटी, आपके SC ST OBC है, उनके लिए इसमें जो है विशेष प्रावधान है, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं आरक्षण। ठीक है, अब आरक्षण बनाना ये भेदभाव नहीं माना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है? आरक्षण, जैसे कि आरक्षण है उसको बनाना ये भेदभाव बिल्कुल नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 15 बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं आपके आर्टिकल 16 की। कौन सा आर्टिकल है? एक आर्टिकल आपके 16 है ना, 16। अब सुनिए, आर्टिकल 16 जो आपके 16 कहता है वो कहता है कि इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अर्थात कि लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता मतलब सीधे शब्दों में समझो इसे कि सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका मिलेगा। बस उसी की तैयारी कर रहे हो आप। ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्या कहता है कि सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका मिलेगा। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं आर्टिकल जो 16 है, इसमें दो तीन बातें और है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 16 के अंदर, आर्टिकल 16(1) के अंदर कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ में नौकरी के अंदर, मान लो आप किसी की तैयारी करो तो नौकरी के अंदर जो है धर्म, जाति, लिंग उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आप नौकरी लग गए तो आप उस फील्ड का हिस्सा है, फिर आपके साथ में धर्म, जाति, लिंग, मूल इस्लाम कुछ किसी के भी आधार पर जो है नहीं किया जाता। लेकिन भाषा और वो जो आपके निवास स्थान अलग चीज है, इसके आधार पर तो जो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, 16 ये कहता है। 16 कह के जो है एक और स्टेटमेंट है कि रिजर्वेशन अर्थात कि आरक्षण की बात करता है। मतलब ये सबसे अहम है, ध्यान रखना 16 वाला, कि इसमें कहा जाता है कि ये राज्य को शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 16 का। और वो ये करता है कि जो पिछड़े वर्ग है, जो बैकवर्ड जो क्लासेज है ना, उनके लिए पदों को आरक्षित कर सकता है ये, और जिनका जो है राज्य की सेवाओं में जो है पर्याप्त जो है प्रतिनिधित्व भी कर सकता है। ठीक है, वापस सुनो एक बार आरक्षण, आर्टिकल 16 वापस सुन लो एक बार। आरक्षण अर्थात की जो रिजर्वेशन है ये सबसे अहम है, क्योंकि ये राज्य को शक्ति देता है कि वे जो पिछड़े वर्ग है, बैकवर्ड क्लासेज, उनके लिए पदों को आरक्षित कर सकता है। लेकिन जिनका राज्य जो है राज्य की सेवाओं में जो आपके पर्याप्त जो है प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, बैकवर्ड क्लासेस के बारे में है, उनके पदों को जो है आरक्षित कर सकता है। इतना याद रखो, उनके पदों को आरक्षित कर सकता है बस। अब मैं बात करता हूं आपके कुछ आर्टिकल, एक जैसे 16 हमने पढ़ा, उसके बाद में एक आर्टिकल आता है 17। कौन सा आर्टिकल आता है? 17। ये महत्वपूर्ण है। क्यों? 17 सभी को याद ही होगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ। ठीक है, पहले इस आर्टिकल को समझिए आप। ये आर्टिकल है क्या? ये एक महत्वपूर्ण, मतलब कि ये एक पूर्ण अधिकार है। ये क्या? ये एक महत्वपूर्ण अधिकार है, यानी इसका कोई अपवाद नहीं है, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। इसमें सीधी सी बात है, छुआछूत का अंत, अर्थात कि किसी भी रूप में आचरण जो है करना कानूनी अपराध है। छुआछूत का जो है किसी भी रूप में आचरण करना कानूनी अधिकार है। और संसद ने जो इसके लिए जो आपको सीधा सा शब्द है अस्पृश्यता, इसको जो अपराध है, सीधा याद रखो अपराध। आर्टिकल 17 क्या है? अपराध है। तो कि अधिनियम बनाया था 1955 के अंदर। कब बनाया था? 1955 में। याद नहीं रखना, ये ध्यान रखना, बता रहा हूँ इसी। ठीक है, 1955 के अंदर याद रखो तो वैसे बढ़िया है, याद हो जाए तो सबसे बढ़िया बात है। तो 1955 में एक अधिकार बनाया था, जिसका नाम जो है 1976 में बदला गया। जिसका नाम कब बदला गया? 1976 के अंदर इसका नाम बदल कर दिया गया था सिविल अधिकार। क्या कर दिया गया था? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, जो आपके इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। ठीक है, ये कर दिया गया। तो आर्टिकल 17 सीधी सी बात है, याद ही रहेगा ये तो। अब तो बोलने की दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब तो बोलने की दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आर्टिकल 17 सीधी सी बात है। उसके बाद में एक आर्टिकल आता है आपके 18। ये बहुत आसान है, आपको याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, आर्टिकल 18 में कहा जाता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत सीधा सा समझ रहे हैं। उपाधि नाम आ गई। उपाधि क्या होता है? राजा महाराजा की उपाधि। राजा महाराजा की उपाधि। आजादी से पहले लोग क्या ना, राय बहादुर, महाराजा जैसी उपाधियां लगाते थे, जिससे ऊंच नीच का जो है भाव आता था। जैसे मान लो अगर किसी की राय बहादुर उपाधि, किसी की महाराजा है, ठीक है, ऐसी जैसी उपाधियां थी ना, तो वो लोग लगाते थे, और जिससे ऊंच नीच की जो है भाव आते थे। और आर्टिकल जब 18 आया तो इसे बिल्कुल खत्म कर दिया।
ठीक है। और इसमें एक नियम भी बना दिया गया, जो नियम था कि जो राज्य अर्थात कि जो सेना है ना, मिलिट्री, और जो एकेडमिक है, जो विद्या है, उसके अलावा और कोई उपाधि नहीं लेगा। सेना वाले ले सकते हैं, बिल्कुल मिलिट्री वाले ले सकते हैं, और जो विद्या है, जो एकेडमिक है, वो भी ले सकते हैं, उनको बिल्कुल छूट है। अब देखिए, अब सवाल ये उठता है कि फिर तो जो भारत रत्न है, जो आपके पद्म पुरस्कार है, वो तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बताई, एक केस आया था बालाजी राघवन। कौन सा केस आया था? बालाजी राघवन। आर्टिकल में 18 की बात करूँ, उपाधियों का अंत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक केस आया था बालाजी राघवन केस। कब आया था? 1996 में आया था। और इसने कहा था कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, जो ऐसे पुरस्कार है ना, वो उपाधियां नहीं है। वो क्या है? उपाधियां नहीं है। इन्हें नाम के जो आगे पीछे टाइटल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आपने कभी देखा कि किसी का जो नाम, जैसे हम बोलने वाले में हम सभी बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है, सभी बोलते हैं, ऐसे बोलते ही हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये उपाधियां नहीं है। इन्हें नाम के जो आगे पीछे आप टाइटल की तरह यूज नहीं कर सकते, इसलिए सबकाश की तरह यूज में करते, जो मैं ये हूँ, मैं वो नहीं, मेरे पास में ये नहीं। आप इसे जो उपाधियां नहीं मानोगे, इन्हें केवल नाम के आगे पीछे आपको बिल्कुल टाइटल की तरह यूज बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये केस आए थे 1996 में तक, बालाजी राघवन के थे, बालाजी राघवन लेके आए थे, ये केस था, ठीक है, याद रहेगा। तो आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, समझ में आगे बात। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं 19 के बारे में, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। जैसे एक शब्द है क्रीमी लेयर, और एक शब्द है आरक्षण। एक क्या है? क्रीमी लेयर, एक क्या? आरक्षण। इसमें थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता हूँ, क्योंकि आरक्षण मुद्दे पर, जो आरक्षण का मुद्दा है ना, उस पर 2 बात आपको याद रखना है, क्योंकि वो कई बार पूछ रहता है। जैसे मैं बात करूं, एक केस आया था इंदिरा साहनी केस। कौन सा केस आया था? इंदिरा साहनी केस आया था, याद रखना। इंदिरा साहनी केस आया ना, तो इसने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा था, ठीक है। इंदिरा साहनी केस 1992 में आया था। कब आया था? 1992 में। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बात। जिसको क्रीमी लेयर नहीं पता वो भी समझ आएगा, अभी 1 मिनट लगेगा, सुनिए। 1992 में जब इंदिरा साहनी केस आया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की सीमा जो है 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी? 50% से ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि क्रीमी लेयर जो है ओबीसी के जो अमीर लोगों को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। ध्यान रखना। कब आया था? 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, बस इसे याद रखना आपको। क्रीमी लेयर आपको पता चले, मतलब कई लोग ऐसे हैं जिनको क्रीमी लेयर के बारे में पता नहीं है। पता रहना चाहिए, हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी बिल्कुल लेनी चाहिए, ठीक है। चाहे करंट का मुद्दा हो, चाहे आज के बहुत साल पहले का हो, अगर एग्जाम में आ रहा है, वो किताबों में छप रहा है, तो मतलब इसका मतलब है कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 1992 में ये केस आया था इंदिरा साहनी वाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आरक्षण की सीमा वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो क्रीमी लेयर है, क्योंकि ओबीसी के जो अमीर लोग हैं उनको इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। फिर देखिए, एक आपके जो एक शब्द है ईडब्ल्यूएस। क्या है? ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस, इसका जो है, पहले आप इसको समझिए। ईडब्ल्यूएस को इसमें कहा गया था कि जो मतलब कि एक संविधान संशोधन हुआ था 103वां। कौन सा हुआ था? 103वां। इसमें है मतलब कि जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं ना, सामान्य वर्ग वाले, उनको 10% जो है आरक्षण दिया गया है। और ये आरक्षण है आपके आर्टिकल, मैंने बताया था आपको 15, इसमें के अंदर आर्टिकल 15 का जो 6 है ना, 6 है, इसमें दिया गया है। 15 का 6 में दिया गया है, 0 को लिया, ठीक है। 15 का 6 में दिया गया है, ठीक है। ये नहीं पूछता, लेकिन मैं आपको केवल बता रहा हूँ, ठीक है। इसे ऐड किया गया था 15 का 6, और जो कि आपके 16 का 6 जोड़कर ऐड किया गया था, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा कंप्लीट। मैंने आपको क्रीमी लेयर समझा चुका हूँ, मैं आपको और ये भी समझा चुका हूँ, 18 तक पढ़ा चुका हूँ। अब वापस सुनिए, देखिए, हम अब जो है नागरिकों के, जिसे हम ढाल कहते हैं ना, कि नागरिकों के लिए वो बहुत जो है महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने 18 तक पढ़ा ना, वो मैंने आपको उपाधियां का अंत बताया, संवैधानिक उपचार, सारी चीज़ें बताई। लेकिन अब हम पढ़ेंगे जो आर्टिकल है ना, वो है 19 से 22। अब बोलोगे आप, सर ये उल्टा कैसे चल रहा है? उल्टा नहीं चल रहा है, ध्यान रखना। 14 से 18 हम पढ़ चुके, 19 से 22 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने 14 आपको पहले बता दिया, इसलिए मैंने वापस यहाँ से 15 शुरू किया था। अब ध्यान से सुनिए, जो आर्टिकल 19 से 22 है वो हम पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। पिछले अध्याय में अब तक हमने देख चुके हैं कि समानता के बारे में, इक्वलिटी के बारे में, ठीक है। और आज़ादी के जो है समानता का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। सीधी सीख है कि आज़ादी है ना, बिना आज़ादी के समानता का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समानता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो अब की बार हम पढ़ेंगे ना, जो वो हमें बोलने और घूमने, गरिमा,
जैसे हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ बोल सकते हैं, घूमने कहाँ जा सकते हैं, उसकी गरिमा के साथ में जीने का तरीका बताता है, ताकत देता है। ये में सीधी सी बात है, ताकत देता है, जिसे हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। क्या बोलते हैं? राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22। याद रहेंगे? अब तो याद रह जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर अब हम अगली क्लास में बात करेंगे 19 से 22 आर्टिकल की। कौन से? 19 से 22 आर्टिकल की। इतना कह सकता हूँ कि आप जब एग्जाम आएगा ना, क्या आएगा? एग्जाम, तब तक आप ये सारे आर्टिकल याद कर पाओगे आराम से, बिल्कुल आसान है। बस कहता ना, एक बार डीप में जाके पढ़ो, उसके बाद में सीधे आप रिवीजन करो। याद ना आए तो मुझे कहना। और जब एग्जाम नजदीक आएंगे ना, मान लो एग्जाम आ गया, कुछ दिन बचे हैं, 10 दिन, तो मैं 10 दिन कंप्लीट आपको है ना पूरी मेहनत नहीं दे दूंगा, और कंप्लीट रिवीजन के साथ में, कंप्लीट रिवीजन के साथ में। हाँ, टाइम मुझे भी लगेगा, लेकिन मैं दे दूंगा आपको रिवीजन। कैसे? नोट्स के साथ में रिवीजन दूंगा आपको, नोट्स के साथ में। आर्टिकल मतलब आपको मैं सीधे बता दूंगा यहाँ, लेकिन उससे पहले मेरे हिसाब से आपको रिवीजन, आपको जो पढ़ने की जरूरत है। प्रॉब्लम ये हम पढ़ते नहीं है, इसलिए पढ़िए, तो जितना हो सके उतना पढ़िए, याद आ जाएगा अपना। तो हम कल से पढ़ेंगे 19 से 22 जो आर्टिकल है आपके, 19 से 22 तक, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।